Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter work, energy and power. और बेसिकली यदि मैं आपसे कहना चाहूं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां से हमारे एक नए चैप्टर की ही शुरुआत हो रही है। और ये जो टॉपिक या हम चैप्टर की जो बात कर रहे हैं बेसिकली ये है आपका सर्कुलर मोशन। सो यहां से आपका सर्कुलर मोशन स्टार्ट होता है। बेसिकली यदि हम लोग एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी के अंदर में सर्कुलर मोशन का कुछ हिस्सा आपको मोशन इन अ प्लेन के अंदर में दिया है, कुछ हिस्सा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर में है, कुछ वर्क एनर्जी पावर में है। तो ऐसे गुड़मुड़ बना हुआ है तो हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, पूरा इकट्ठा करके वर्क एनर्जी पावर के अंदर में सब कुछ निपटा डालते हैं। ठीक है, ओके। सो सर्कुलर मोशन मतलब क्या है, बेसिक एकदम यदि मैं बात करूं यहां पर बेसिक सी, तो भैया क्या है कि मोशन ऑफ अ पार्टिकल, मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ सर्कल, ऑन अ सर्कल, एक सर्कल के ऊपर में आपका जब पार्टिकल मोशन करता है तो उस मोशन को हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। बेसिक यदि मैं एक और पॉइंट यहां पर बताने की कोशिश करूं तो हम लोग कह सकते हैं ये एक मोशन इन अ प्लेन का ही एग्जाम्पल है। मोशन इन अ प्लेन का ही ये एक तरह का क्या है, एग्जाम्पल है। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यदि मैं आपको बताऊं तो काइनेमेटिक्स वाले सेक्शन में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में भी हम लोग कुछ एक आधा क्वेश्चन कर चुके हैं। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल्स की हम लोग बात करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स में यदि सबसे पहले मैं बात करता हूं तो मान चलो आपने क्या किया, एक रस्सी ली, रस्सी से पत्थर को बांधा और उस पत्थर से बंधी हुई रस्सी को यदि घुमाया जाता है तो जो पत्थर की जो मोशन निकल के आती है, अब मैं यहाँ पे तो करूंगा नहीं, ना मैं पत्थर लेके आऊंगा, ना मैं रस्सी लेके आऊंगा, ना मैं बांधूंगा और ना मैं हिलाऊंगा, क्योंकि मैंने जैसे यहाँ पे हिलाया ना, 1 मीटर की भी रस्सी लूंगा तो इधर 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 सब जगह टकराएगी ये। ठीक है, सो हम लोग वो सब नहीं करने वाले हैं, लेकिन एक बेसिक आइडिया आपके दिमाग में आ जाता है कि सर्कुलर मोशन की जब हम बात करते हैं तो किस प्रकार के मोशन की हम लोगों को यहाँ पर चर्चा करनी है, ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। यस और नो। तो अब हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले, अब देखो जब सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड कुछ वेरिएबल्स के बारे में चर्चा करनी होगी। जैसे काइनेमेटिक्स के अंदर या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर में हम लोग चर्चा करते हैं भैया सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट सीखते हैं, या मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट से भी पहले सबसे पहले हम लोग पोजीशन सीखते हैं, पोजीशन के बाद में डिस्प्लेसमेंट सीखते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बाद में वेलोसिटी सीखते हैं, वेलोसिटी के बाद में एक्सेलरेशन सीखते हैं। तो यहां पर भी बिल्कुल सिमिलर वे में वैसे ही चलने वाला है। सो सबसे पहले यहां पर एक और पॉइंट की जब हम लोग बात करते हैं वो है आपका सर्कल। बेसिकली सर्कल क्या होता है, सर्कल इज द लोकस ऑफ द पार्टिकल whose distance will remain same from a fixed point। सर्कल क्या है, सर्कल कुछ नहीं, सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस है, सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी दूरी किसी एक फिक्स पॉइंट से क्या रहती है, हमेशा समान रहती है। मतलब ये जो पार्टिकल है ये ऐसे इस वाले फिक्स पॉइंट से क्या बन रहा है, हमेशा समान है। अब ये जो पॉइंट है ये फिक्स पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन जूनियर क्लासेस में तो हम लोग फिक्स ही बोलते हैं। थोड़ा सा अपर लेवल बढ़ाते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं ये मूव भी कर सकता है, ये मूव भी कर सकता है। जैसे हम लोग बात करें कि भैया देखो आपका ये सन है, ठीक है, ये सन के चारों तरफ, सन के चारों तरफ धरती घूम रही है। यहां पे ये धरती मान लीजिए ये अर्थ घूम रही है, और इस अर्थ के चारों तरफ, इस अर्थ के चारों तरफ अब यहां पर ये मून है, ये भी घूम रहा है। यस और नो। तो अब सोचो जब ये यहां पर घूमेगा, मान के चलो ये धरती घूमते घामते यहां तक पहुंच गई, ये धरती घूमते घामते यहां तक पहुंच गई, तो भैया यहां पे आपका जो मून है, ऐसा थोड़ी कि मून यहीं घूमते रह जाएगा और धरती यहां पहुंच जाएगी, नहीं, ये यहां पे फिर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये इस प्रकार की मोशन है। तो देखो हमेशा क्या ये पॉइंट फिक्स है, या इस केस में देखो ये तो अभी भी घूम रहा है भैया, मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। यस और नो। अब कई लोग बोलेंगे सर वो तो इलिप्टिकल पाथ होता है, वो बात की बात है। अभी के लिए एकदम बेसिक समझने के लिए हम लोग मान के चलते हैं कि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो ऐसा मानते हुए चल लेते हैं ये ऐसे हो रहा है। और धरती खुद क्या है, धरती खुद सन के चारों तरफ घूम रही है। तो ये वाला जो पॉइंट है मून के लिए यदि मैं बात करूं तो क्या अर्थ जो है मून के लिए फिक्स है, नहीं, लेकिन जो मून है वो आपका कंटिन्यूअसली अर्थ के चारों तरफ ही घूम रहा है। लेकिन जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि भैया रस्सी ले ली मैंने और एक पत्थर ले लिया, और पत्थर को रस्सी से बांध के यदि मैं घुमा रहा हूं और मैं खुद एक जगह खड़ा हूं, यदि आई एम स्टैंडिंग एट रेस्ट
या मैं बोलूं कि मैं भैया एक ही जगह पे खड़ा हूं, तो मेरे लिए ये वाली सिचुएशन हो सकती है। लेकिन मैं पत्थर को घुमाते घुमाते ऐसे मूव ऑन भी कर सकता हूं, मैं ऐसे चलते हुए जा भी सकता हूं कहीं पे, लेकिन सर्कल तो अभी भी बन रहा है। यस और नो? यस, तो ये पॉसिबल है। मतलब इस पे देखो थियोरेटिकल क्वेश्चन बना सकते हैं यदि एग्जामिनर चाहे तो, आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए। तो ये जो क्या बोलते हैं फिक्स पॉइंट या जो मूविंग पॉइंट है, इसको एक नाम दिया गया है और इसे बोला जाता है ओरिजिन। इसे क्या बोला जाता है? ओरिजिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओरिजिन बोला जाता है, या फिर हम लोग इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल, बात समझ में आ रही है? ओरिजिन इस सेंस में बोलते हैं कि भैया जो काइनेमेटिक्स के अंदर में जो हमारा ओरिजिन हुआ करता था, मतलब जहां से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करती थी, जहां से हम लोग किसी भी पार्टिकल के पॉइंट की पोजीशन के बारे में बात करते थे, तो वहां से लिया जाता था डिस्टेंस। तो जैसे ये ओरिजिन है, वैसे ही यहां पर जो सर्कल का सेंटर है वो हम लोग ओरिजिन मानते हैं। क्या करते हैं? सर्कल के सेंटर को ओरिजिन मान लेते हैं। क्या एकदम बेसिक सी बात है, आपको समझ में आई है या नहीं आई है? बोलो। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको कंबाइन कर लेते हैं, इसको और इसको कंबाइन कर लेते हैं। जैसे ही मैं इसे कंबाइन करूंगा तो मेरे पास में सिचुएशन देखो कैसे बन जाएगी कि भैया देखो ये आपकी एक्सिस बना दी मैंने बोला ना कंबाइन करना है, तो ये एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश मान लीजिए, ये वाई डैश मान लीजिए, और ये सेंटर है ओ। यस, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया मैंने। इसके ऊपर मैं मान के चलो यहां पर एक आपको पाथ मैंने डिजाइन कर दिया। ये आपके पाथ की डिजाइन हो गई, मान लीजिए सर्कल ही है। अब किसी समय पर एट मान के चलो, किसी समय एट टाइम टी, किसी समय पर ये पार्टिकल यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। हो सकता है या नहीं हो सकता है बताइए? बिल्कुल हो सकता है। अब इस पार्टिकल को इस ओरिजिन से जोड़ने वाली जो लाइन है, इसे हम लोग नाम दे देते हैं रेफरेंस लाइन। क्या नाम दे देते हैं? रेफरेंस लाइन, जो आगे चल के आपका रेडियस वेक्टर बनाएगी। क्या बनाएगी? रेडियस वेक्टर बनाएगी। देखो मैंने नाम क्या दिया? रेफरेंस लाइन, जो आगे चल के आपका क्या बना रही है? वेक्टर बनाएगी। जब वेक्टर के फॉर्मेट में लिखूंगा तो मैं इसे बोलूंगा रेडियस वेक्टर। यस और नो? मैं बोला सही बात है। अब सोचेंगे जरा इसके मामले में, तो यहां पर क्या होता है, एक छोटी सी बात के बारे में हम लोग यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। मान के चलो यदि आपका पार्टिकल यहां होता, तो भैया ये यहां से एक एंगल बना रहा होता थीटा। यस और नो? सो दिस पोजीशन, और वी से द एंगल मेड बाय दिस रेफरेंस लाइन फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, इसे हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल सकते हैं बोलो? एंगुलर पोजीशन। क्या बोल देते हैं यहां पर? एंगुलर पोजीशन। इसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए। इस पॉइंट को यदि मैं कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में लिखता हूं तो एक्स कॉमा वाई बन रहा है। क्या बन रहा है? एक्स कॉमा वाई बन रहा है। तो ये तो हो गया पोजीशन। ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, और ये जो पोजीशन मिलती है वो कहां से मिलती है? कोऑर्डिनेट्स से मिलती है। किससे मिलती है? कोऑर्डिनेट से। लेकिन ये यदि मैं बोलूंगा कि भैया आपका पार्टिकल जो है आर रेडियस वाले सर्कल पर चल रहा है, और किसी समय पर ये उसने एंगल थीटा बनाया है हॉरिजॉन्टल से, जो कि हम लोग बेस लाइन मान लेते हैं, रेफरेंस लाइन मान लेते हैं। देखो ये रेफरेंस लाइन मानना चाहिए, तो यहां से ये थीटा एंगल पर है। तो ये जो थीटा एंगल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगुलर पोजीशन बोलेंगे, और इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा सोचते हैं थोड़ा सा। इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो यहां से ऐसे बना लेते हैं, ठीक है? ऐसे बना दिया। अब यदि मैंने ऐसे बना दिया तो बोलो ये वाली दूरी y हो जाएगी, ये वाली x हो जाएगी, और ये क्या आएगा? थीटा आएगा। यस और नो? अरे बोलो यस और नो? बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर एक बात आप जानते हैं, ये दूरी r है, तो ये r कितना आएगा? तो ये आएगा r बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यस और नो? तो r की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अंडर रूट। और थीटा के लिए यदि हम लोग बात करें तो थीटा को हम लोग x और r में रिलेशन से ला सकते हैं, या y और इसमें भी ला सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ y बाई x। तो ये दोनों मिल गए हमारे पास में r कॉमा थीटा। तो ये r कॉमा थीटा जो है वो एंगुलर पोजीशन के बारे में बता देते हैं, मतलब पार्टिकल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर दे रहे हैं। जो काम x कॉमा वाई हमारा मोशन इन अ प्लेन चैप्टर के अंदर में
या मैं बोलूं काइनेमेटिक्स के अंदर में करता है, वही सेम काम r कॉमा थीटा हमारा सर्कुलर मोशन के अंदर में कर देता है। r से हमें क्या पता लग जाता है, r से हमें इस सर्कुलर पाथ की रेडियस के बारे में, और थीटा जो है वो रेफरेंस लाइन से कितना एंगल बनाया है जो कि एंगुलर पोजीशन के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये चीजें यहां पर मिल जाती हैं। यदि मैं रिलेशन की बात करूं तो बेटा x बराबर आएगा r cos थीटा और y बराबर आएगा आपके पास में r sin थीटा। x बराबर आएगा r cos थीटा और y बराबर आएगा r sin थीटा। आप चेक कर लीजिएगा भाई, cos थीटा क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो x अपॉन r, और sin थीटा क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो y अपॉन r। यस और नो? तो ये बेसिक मैं बात करने की कोशिश करता हूं यहां पर। यस और नो बोलो फटाफट से, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? सिंपल है, आराम से कर सकते हैं, यहां तक कोई परेशानी? देखो, हो सकता है कि आज के बेसिक लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा ज्यादा समय लगा लें, लेकिन उसके बाद में एक बार स्पीड पकड़ लेंगे तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। एंगुलर पोजीशन के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। आज तो शायद मुझे लगता है पूरा समय आपको इन वेरिएबल्स को डिफाइन करने में, इन वेरिएबल्स को समझाने में ही ले लूं, ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं हो सकता है कि हम लोग बीच में अचानक से थोड़ी सी स्पीड पकड़ लें और थोड़ा सा फास्ट चलने लग जाएं। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक बात को समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या है कि भैया देखो, यहां पर ये पार्टिकल की पोजीशन की मैंने बात करी, ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कैसे घूम रहा है ये अभी तक हमें मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, जनरल बात कर लेते हैं। और जनरल बात क्या है कि भैया देखो, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है हमारे पास में, तो हम लोग जनरल क्या करेंगे, इन जनरल वे में हम लोग क्या करेंगे, इसको जरा समझते हैं। इन जनरल वे में हम लोगों को क्या करना है, इसे जरा हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। तो भैया देखो, मैंने क्या किया, यहां पर पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन बना दी। मैंने बोला कि एट t बराबर 0 पार्टिकल इज एट p, पार्टिकल इज एट p, मतलब इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, p नाम दे दिया। आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कोई दूसरा नाम दे दीजिए, a नाम दे दीजिए, b नाम दे दीजिए, जो भी आपको देना चाहें आप दे सकते हैं। सो p क्या है, एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट p, इसका मतलब ये है आपका इनिशियल पोजीशन। ये क्या है, इनिशियल पोजीशन है आपके पास में, किसकी, पार्टिकल की। ये है आपके पास में पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन, ये है आपके पास में पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन। मान के चलो यहां पर मैं कहता हूं कि यहां पर ये पार्टिकल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में चलते हुए इस जगह पर पहुंच गया। ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है कितना, Q, दिस पॉइंट इज व्हाट, Q। तो यहां पर क्या होगा कि यदि मैं रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में यदि थोड़ी सी बात करूं तो देखो, ये आपकी रेफरेंस लाइन ठहरी और ये आपकी दूसरी लाइन बन गई, तो यहां पर एक एंगल बन चुका है। यहां पर क्या बन चुका है, एंगल बन चुका है। और बेसिकली Q क्या है आपका, एट t बराबर t पोजीशन ऑफ पार्टिकल है। ये क्या है, t बराबर t पर ये पार्टिकल की पोजीशन है। इसका मतलब क्या हुआ है कि भैया t समय में आपका पार्टिकल p से q पर पहुंच चुका है। तो अब ये जो डिस्प्लेसमेंट यहां पर मिल रहा है, बेसिकली देखो, इसको जरा समझने की कोशिश करो, छोटी छोटी सी बातों को मैं यहां पर बता रहा हूं। वो क्या है, देखो, वास्तविकता में पार्टिकल आपका यहां से इस सर्कल के ऊपर, मैं बोलूं सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर चलता हुआ यहां तक पहुंचा है, P से लेकर के Q तक। तो इस प्रोसेस में जो ये एंगल बना है यहां पर, इस रेफरेंस लाइन से जो एंगल बनाया गया है, अब ये एंगल किसने बनाया होगा, तो भैया ये हम लोग क्या कहते हैं, मान के चलो इस सर्कल की रेडियस r होती, इस सर्कल की रेडियस r होती, तो भैया यहां पर इनिशियल वेक्टर बना सकता हूं मैं, और यहां पर ये वेक्टर बिल्कुल ऐसे ही मूव करेगा। यस और नो? और आप जानते हैं कि यदि किसी वेक्टर को एक प्लेन में पैरेलली डिस्प्लेस किया जाता है, तो उस वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि मैं उसको घुमा देता हूं एंगल से तो वो नया वेक्टर बन जाता है। यस और नो? तो बेटा मैंने r लिखा है, ये r क्या है, r इज नथिंग बट द रेडियस। बट यदि मैं यहां पर बोल देता हूं OP वेक्टर, तो ये हमारे पास में बेसिकली इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। ये क्या है आपका, इनिशियल पोजीशन वेक्टर है।
और यदि मैं ओ क्यू की बात करूं तो ये है आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर, यस और नो, ये है आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर है। और इस समय में इन टाइम टी यहां पर क्या हो रहा है, पार्टिकल ने जो चली हुई डिस्टेंस है उसे मैं एस नाम दे रहा हूं। ये एस कहां से कहां तक है, तो भैया देखो ये वाली जो लेंथ है वो एस है, मतलब डिस्टेंस जो एस है वो बेसिकली क्या है, लेंथ ऑफ पाथ पी क्यू पर जो चली हुई दूरी है वो है बेसिकली आपकी डिस्टेंस। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट की यदि मैं बात करता हूं तो भैया जी यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है आपका पी क्यू। ये डिस्प्लेसमेंट देखो, ये सीधा वाला, ये बात समझ में आ रही है क्या, इसको पकड़िए बस, यही चीजें यहां पर काम की हैं। और यहां पर एक और वर्ड जो आ रहा है काम का वो है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर। सर रेडियस वेक्टर तो आपने बताया ही नहीं यहां पे कहीं, तो बेसिकली देखो ये क्या है, ये आपका रेडियस वेक्टर है। मतलब देखो इनिशियल पोजीशन वेक्टर को हम लोग यहां पर रेडियस वेक्टर की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। ये जो रेडियस है यही बेसिकली रेडियस वेक्टर है आपका, ठीक है। अब इसने क्या किया, टी समय में यहां पर एंगल थीटा बना लिया है, तो ये आपका बन जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और मैं इसे नाम दे देता हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए। क्या लिख देता हूं, थीटा लिख देता हूं, जिससे क्या है कि भैया मुझे कोई परेशानी ना हो, मैं कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े। यस और नो, क्या ये बात सही है? ओके। अब यहां पर कुछ और चीजें लिख देता हूं मैं, वो क्या है सर जी, देखो इस डायग्राम के ऊपर बहुत कुछ लिखा जा रहा है। वो ये है कि भैया मैं इसे मान लेता हूं आर इनिशियल वेक्टर और इसे मैं आर फाइनल वेक्टर मान सकता हूं। तो आपकी इस कहानी कुछ इस प्रकार से बनेगी, ये है आपका आर इनिशियल वेक्टर और ये है आपका आर फाइनल वेक्टर, और यहां पर आपके पास में ये आ रहा है डेल्टा आर वेक्टर। यस और नो, बोलो। तो आप लिखोगे आर इनिशियल वेक्टर प्लस का डेल्टा आर वेक्टर बराबर आर फाइनल वेक्टर। सो आई कैन सी दैट डेल्टा आर वेक्टर बराबर होएगा आर फाइनल वेक्टर माइनस का आर इनिशियल वेक्टर। क्या ये बात सही है? अच्छा, इस डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड यदि मैं निकालना चाहूं तो बोलो फटाफट से, डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? तो आप निकालोगे अंडर द रूट ऑफ आर आई का स्क्वायर प्लस का आर एफ का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू आर इनिशियल आर फाइनल कॉस 180 माइनस थीटा। क्यों सर जी 180 माइनस थीटा? क्यों? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल है, तो आपको यहां पर माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, ये यहां पर माइनस सीधा लगा सकते हैं। तो ध्यान रखना भैया, ये वेक्टर के कॉन्सेप्ट है, आपको आने चाहिए। आर फाइनल माइनस आर इनिशियल है तो माइनस आएगा, यहां पर प्लस होता तो मैं प्लस लेता था, ठीक है। चलो अब यहां पर देखिए एक बात, वो क्या है कि आर वेक्टर इनिशियल का जो मॉड है वो आर फाइनल वेक्टर के मॉड के बराबर आएगा और वो आर होगा। भाई मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ना, क्यों? सर्कल की रेडियस सेम है, तो मैं इसे आर से नाम दे देता हूं। तो भैया जी देखिए डेल्टा आर वेक्टर का जो मॉड आएगा वो कितना आएगा? तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का 2 आर कॉस थीटा। यस और नो? और यहां से आप देखेंगे तो डेल्टा आर वेक्टर का मॉड नहीं लगाया मैंने ना, मॉडा लगा लो, तो ये आएगा 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस थीटा। मॉडा का मतलब समझते हो? मॉडा लड़के को बोलते हैं। ये कौन सी भाषा है, छोड़ दीजिए, आपका काम है मॉड पे फोकस करना। तो 2r स्क्वायर में कॉमन निकालेंगे हम लोग, मान के चलो, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। यस और नो? तो यहां से देखिए डेल्टा आर वेक्टर के मॉड पे फोकस करेंगे तो 2r स्क्वायर एज इट इज और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो यहां से देखिए डेल्टा आर वेक्टर का मॉड आएगा कितना, रूट निकाल लीजिए 2r साइन थीटा बाई 2। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, ये सवाल मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी आपको। सो ये 2r साइन थीटा बाई 2 क्या आ गया? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट।
देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। सो यहां पर आपके पास में बन क्या रहा है, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। यहां पर देखो ये आपका पार्टिकल सर्कल पे चल रहा था, इस सर्कल के ऊपर में कहानी कुछ ऐसे थी, ये यहां पर आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका सेंटर डेरा। अब यहां पर आपका जो पार्टिकल है वो यहां पर था एट टी बराबर 0 पर, आपका पोजीशन पी पर था, टी बराबर टी पर आपका पार्टिकल पोजीशन क्यू पर था, यहां पर एंगल थीटा बन गया। ये वाली जो लेंथ थी वो उसकी एस थी, और ये वाला जो था ये पी क्यू बन गया। तो यहां पर आपने जो निकाला है वो निकाला है डिस्प्लेसमेंट, और ये निकल के आया है 2r साइन थीटा बाय 2। यस और नो? अब यहां पर एक और बात जो आप लोग भली भांति जानते हैं वो ये है, एस इज व्हाट? एस इज योर डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी आएगी? बेसिकली एस क्या है, वो है आपकी आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ के लिए आप यदि देखोगे तो एस बराबर आएगा आर इंटू थीटा। इसमें यहां से हम लोगों ने, अब देखो ये सेम चीज मैंने आपको करवाई हुई है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, जो भी लेना चाहो, आर इंटू थीटा अपॉन 2r साइन थीटा बाई 2। यस और नो? कट कटा के कितना आएगा, थीटा अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2। बोलो ये मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर में पड़ा हुआ है, यही चीज वापस से यहां पर रिकट के आ रही है। तो डरने की जरूरत नहीं कि पता लगा कि हम लोगों के सर कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, एटसेट्रा। यस और नो? बोलो समझ में आया? बेसिक सवाल था, आराम से किया जा सकता था, यस और नो किया जा सकता था। अब हम लोग क्या कहते हैं यहां पर, एकदम छोटी छोटी बातों को और थोड़ा सा आगे बढ़ाने की यदि मैं कोशिश करता हूं, तो मैंने क्या मान लिया, लेट्स से मैंने मान लिया, लेट्स से ये जो है वो इनिशियल मान लेता हूं यहां पर थीटा 1, और यहां से लेकर के बाद में ये t बराबर t1 पर और t बराबर t2 पर आपका पार्टिकल यहां पहुंच गया, और ये छोटा सा जो एंगल बना है उसे मैंने नाम दे दिया डेल्टा थीटा। उसे मैंने क्या नाम दे दिया, डेल्टा थीटा। तो यहां से आपके पास में एक वर्ड निकल के आएगा जिसे हम लोग बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, थीटा 2 माइनस का थीटा 1। भैया फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस का इनिशियल एंगुलर पोजीशन, ये आपके पास में थीटा 2 माइनस का थीटा 1 यहां पर निकल के आ जाएगा। क्या ये इस बात में कोई परेशानी होगी किसी को? फटाफट से सोचिए और बोलिए। आई डोंट थिंक सो। इसमें देखो ये एकदम सिंपल सिंपल सी चीजें, इनमें कोई परेशानी नहीं होगी। यस और नो? ये है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब मैं आपको बता दूं कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसे हम लोग जब रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो ये रिप्रेजेंट होगा डेल्टा थीटा से। किससे रिप्रेजेंट होगा, डेल्टा थीटा। ये क्या है, डेल्टा ही है। ये क्या है, छोटा डेल्टा ही है। यस, तो डेल्टा थीटा इज अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब सवाल उठता है कि भैया देखो डिस्प्लेसमेंट वर्ड आ रहा है तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है? सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि हम जानते हैं डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी हम लोग जानते हैं। और एंगल के बारे में हम लोग बोलते हैं भैया एंगल थोड़ी वेक्टर वेक्टर कुछ होता है, एंगल तो एंगल है भैया, फिजिकल क्वांटिटी है, उसको सप्लीमेंट्री में डाला हुआ है। लेकिन अब यहां पर दोनों को मिला के एक नई क्वांटिटी बन गई है जिसे हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सवाल ये उठता है क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है? तो आंसर है यस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर, बट इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर जिसे हम लोग बोलते हैं रेडियल वेक्टर। कैसा बोलते हैं, रेडियल वेक्टर। एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो राइट हैंड रूल से दी जाती है। सर ये राइट हैंड रूल कैसे लगता है, जरा देखते हैं। देखो राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन दी जाएगी, और यदि डायरेक्शन राइट हैंड रूल से दी जा रही है तो समझिए जरा क्या होता है इसमें। राइट हैंड रूल कैसे लगना है, पुट योर राइट हैंड, ये सॉरी टेक योर राइट हैंड, अपना दाहिना हाथ लीजिए। ये जो हिस्सा है ये क्या बोलते हैं, इसको कलाई बोलते हैं ना, रिस्ट है ना, कलाई। इस वाले हिस्से को आप सर्कल के सेंटर पर रख दीजिए और उंगलियों को फैला के रेडियस पर रख दीजिए। तो मैंने ऐसे रख दिया, मैं बोला ठीक है, और अंगूठा ऐसा ही रहना चाहिए, मैं बोला ठीक है। नाउ कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल आपका मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन में कर्ल योर फिंगर। देखो कर्ल योर फिंगर मतलब उंगलियों को मोड़िए। तो उंगलियों को ऐसे मोड़ा जाता है जैसे लड्डू बनाए जाते हैं। यस और नो? तो भैया देखो मैं ऐसे यदि रखता हूं तो मैं उंगलियों को ऐसे नहीं मोड़ सकता, ये गलत हो जाएगा। मुझे उंगलियों को ऐसा मोड़ना पड़ेगा, मुझे उंगलियों को ऐसा मोड़ना पड़ेगा। और यदि ऐसा मोड़ने पर जो डायरेक्शन थंब देगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो आपकी किसकी डायरेक्शन रहेगी,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आएगी। तो यहां पर ध्यान से देखिए, जब आपका पार्टिकल क्लॉकवाइज, सॉरी कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे बाहर आ रहा है। यदि आपकी नोटबुक सामने रखी है तो यहां पर आपके एंटी क्लॉकवाइज, मतलब देखो मैं ऐसे बना के दिखा रहा हूं, आपको पता नहीं क्या दिख रहा होगा। आप अपने नोटबुक तो होगी आपके पास, पेन लेके बैठे होंगे, तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज बना लीजिए। एंटी क्लॉकवाइज में आप उंगलियों को घुमाइए, अंगूठा बाहर निकलेगा, मतलब आउट ऑफ द प्लेन। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यदि पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम गया तो देखो अंगूठा जाएगा नीचे, मतलब इन द प्लेन। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। इस डायरेक्शन में गलती कर बैठे तो मान के चलो आपको पाप लगेगा। सर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वी आर अ साइंस स्टूडेंट। कोई बात नहीं, थोड़ा सा वातावरण को हल्का करने के लिए ये सारी चीजें यहां पर जरूरी हैं। ठीक है, बोला ठीक है। अब यहां पर जरा देखते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये बात मैं बोल चुका हूं। और यहां पर हम लोग लगा रहे हैं राइट हैंड रूल। यहां पर हमने यूज किया है राइट हैंड थंब रूल बोल दो, राइट हैंड स्क्रू रूल बोल दो, जो रूल बोलना है आपको बोल दीजिए, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि मोस्टली उसका नाम राइट हैंड रूल ही बोला जाता है। लेकिन एक बात समझिए, मैं क्या कहता हूं कि आप जानते हैं सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब होता है, सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब होता है तो आप क्या करते हो, अपने दाहिने हाथ को ये आपका हाथ है मान के चलिए, ठीक है। अब यहां पर आपका क्या होता है कि आप इसको ए वेक्टर के अलोंग लगाते हो, बराबर है, और फिर बी वेक्टर की तरफ घुमाते हो। यस और नो, बोलो सही बात है। अब यहां पर आपके पास में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकल के आता है उससे रिलेट करते हुए हम लोगों को थोड़ा सा सोचना है। हालांकि मैं यहां पर आपको डायरेक्टली लिख के दे देता हूं कि डेल्टा एस वेक्टर बराबर होता क्या है, डेल्टा थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है, रेडियस वेक्टर। यहां पर ध्यान दीजिए, डेल्टा थीटा वेक्टर इज व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आर वेक्टर क्या है, ये है आपका रेडियस वेक्टर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यहां पर थोड़ा सा एकदम अलग चलता है रेडियल वेक्टर्स के केस में, एकदम अलग सा चल रहा है। वो आप लोग जानते हैं सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहां पर एकदम अलग चल रहा है। यहां पर देखो मैंने क्या किया था, यहां पर आपने कुछ ऐसा किया था, देखो कैसा किया था कि यहां पर मैं आपको फिर से यदि बताने की कोशिश करूं तो जरा ध्यान से देखिए मैंने क्या हुआ। आपका पार्टिकल घुमा इस यहां से ऐसे, मतलब देखो ये आपका पहला रेडियस वेक्टर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और यहां से आप ऐसे घूमते हुए यहां पर ऐसे जा रहे हैं, और तब आपका ये आपका थीटा बन रहा है, बराबर है। एंगल तो यही बन रहा है थीटा, यही तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन डायरेक्शन जो है वो बाहर वाली है। डायरेक्शन क्या है, बाहर वाली। तो ये रेडियल वेक्टर में थोड़ा सा सिस्टम अलग चलता है, रेडियल वेक्टर में थोड़ा सा सिस्टम अलग चलता है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कौन सी, जो अंगूठा बाहर निकला है, देखो जो अंगूठा बाहर निकला है, देखो मैंने ऐसे घुमाया ये अंगूठा बाहर निकला, मैंने ऐसे घुमाया ये अंगूठा बाहर निकला। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो गलती से ये वाले इसमें मत चला जाना, नहीं तो यहां से चलेगे तो आप यहां पर फिर कंफ्यूज घूमोगे, पूरा कंफ्यूज घूमोगे। कैसे, डेल्टा एस वेक्टर बराबर डेल्टा थीटा क्रॉस आर वेक्टर, ये आपको लिखा जाएगा। यस और नो, श्योर हैं? अरे भाई बात को समझते हैं या नहीं समझे हैं अभी तक बात को, कि अभी भी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन चल रहा है? बोलो फटाफट से। बेसिकली यहां पर अब देखो, यहां पर क्या होता है ना, यहां पर हमारे मन में एक सवाल उठता है, वो क्या है कि ये जो चीजें हैं ना, ये डेल्टा थीटा, डेल्टा एस और ये आर वेक्टर, ये जो डेल्टा वर्ड जो होता है उसी से आपको पता लग जाता है कि ये छोटे छोटे स्मॉल के लिए बात कर रही है एक तो, और दूसरा जो है वो यहां पर इंस्टेंटेनियस है। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस भी है, मतलब इतना छोटा है कि हम लोग इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज कर पा रहे हैं। यस और नो, ये बात समझ में आ रही है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इटसेल्फ। पॉइंट पकड़ में आ गया? श्योर है कि सर मैं खिचड़ी बन गई, सर बहुत सारी चीजें हो गई, दिमाग में खिचड़ी पक चुकी है। एक बात करें हम लोग, यदि हम लोग आपसे गुजारिश करते हैं एक बार जरा रिपीट कर देंगे क्या? तो देखो मैं फास्ट फॉरवर्ड में सब कुछ रिपीट करा देता हूं फटाफट से। देखो सर्कुलर मोशन, मोशन इन अ प्लेन का एक एग्जांपल, एक पार्टिकल यदि सर्कल में घूमता है
तो वो आपकी सर्कुलर मोशन होती है। सर्कल क्या होता है? सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो या फिक्स पॉइंट या मूविंग पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर बना रहता है। फिक्स का एग्जांपल मैंने बोला, यहां पर एक पॉइंट को फिक्स कर दिया, इससे एक डिस्टेंस बना ली और यहां से एक पार्टिकल यदि इसके चारों तरफ घूमता रहेगा तो ये सर्कुलर मोशन हो गई। मूविंग कैसा हो सकता है कि जैसे धरती, सन के चारों तरफ धरती घूम रही है, देखो धरती 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 घूमी और धरती के चारों तरफ चंद्रमा 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 घूमते घूमते ऐसे चल रहा होगा, तो वो एक मूविंग वाला केस हो गया। उसके बाद में हम लोगों ने बात करी एंगुलर पोजीशन। भैया देखो कैसे ये जो थीटा बन रहा है ये रेफरेंस लाइन से कितनी दूरी पर है तो वो उसकी एंगुलर पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक तरह का रेडियल वेक्टर है, मान चलो एट टाइम टी पर यहाँ पर पार्टिकल की पोजीशन को हम लोग कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एंगुलर पोजीशन में हमारे पास में आर कॉमा थीटा आ जाएगा और इनका रिलेशन बता दिया मैंने। ठीक है, इसके आगे हम लोगों ने क्या बोला कि भैया एट टी बराबर टी पर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल यहाँ पर बनाई, टी बराबर 0 पर ये रेफरेंस लाइन पर है, ये वही खेल है नॉर्मल। उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों ने बोला डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ पाथ पी क्यू, डिस्प्लेसमेंट पी क्यू और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। तो ये कैसे लाया जाएगा, तो थीटा लिख दिया है मैंने, वहां पर भी बोला था, अभी के लिए थीटा लिख देता हूं। फिर मैंने ये सवाल करवाया जो ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर में भी। ठीक है, नाउ यहां पर एक बात बताई मैंने, टी बराबर टी1 पे पार्टिकल यहां पर, टी बराबर टी2 पर पार्टिकल यहां पर, तो इस दरमियान यहां पर मैं कह सकता हूं कि आपका जो पार्टिकल है वो इतनी बड़ी डिस्टेंस चला है तो डेल्टा थीटा हो जाएगा और लेंथ को यहां पर लेंथ ऑफ आर्क को लिखा जाएगा डेल्टा एस। छोटा सा है ये क्या है, बहुत ही छोटा है, यहां पर बताने के लिए बड़ा बनाया गया है। तो बड़ा यदि मैंने बता दिया तो भैया इस केस में ये ऐसा हो जाएगा, तो डेल्टा थीटा, डेल्टा एस और आर, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन निकल के आता है जो डेल्टा एस वेक्टर बराबर डेल्टा थीटा क्रॉस आर वेक्टर होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकल रही है। इसके आगे यदि हम लोग बात करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से बात करते हैं कि देखो वही चीजें बार बार बन रही हैं, इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है। आप एक ही बार में बड़ा सा सर्कल बना के उस पर कर लो, चाहे बार बार करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब मैंने यहां पर क्या बोला कि भैया देखो ये तो आपकी रेफरेंस लाइन हो गई, मतलब सही है। यहां पर एट टी बराबर टी1 पर आपका ये वाला जो एंगल था वो था थीटा1, और उसके बाद में हुआ ये कि भैया टी बराबर टी2 पर आपका पार्टिकल पहुंच गया है यहां पर। ठीक है, और ये वाला पूरा एंगल है थीटा2, यस और नो, और ये मेरे पास में बनेगा डेल्टा थीटा। ये वाली जो चीज बन रही है वो है डेल्टा थीटा। क्या बन रही है, डेल्टा थीटा यहां पर बन रही है। तो सर उसका क्या है, क्या बताना चाहते हो, तो भैया हम लोग जानते हैं वेलोसिटी बेसिकली ये होती है एवरेज वेलोसिटी, का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यस और नो। तो जैसे एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है वैसे ही हम लोग यहां पर वर्ड पढ़ेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। क्या वर्ड पढ़ेंगे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी यहां पर निकल के आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यस और नो। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को हमने बोला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यदि मैं यहां पर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को यदि मैं ओमेगा से रिप्रेजेंट करूं, किससे, ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा, छोटा ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसे लिखा जाएगा ओमेगा वेक्टर एवरेज, या वेक्टर को छोड़ो थोड़ी देर के लिए, ओमेगा एवरेज लिखा जाएगा आपके पास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा2 माइनस का थीटा1 अपॉन टी2 माइनस का टी1, जिसे हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा एवरेज बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। देखो ये बड़ा बनाया है अभी, यदि मैं इसकी लिमिट ले लूं, यदि मैं क्या ले लूं, इसकी लिमिट ले लेता हूं डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो भैया आपके पास में ओमेगा आ जाएगा कितना, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। यदि आप चाहें तो डेल्टा को छोटा बड़ा जो भी डेल्टा चाहें वो ऐसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कई लोग सोचेंगे सर ऐसा क्यों बना दिया, मत बनाओ भैया इसको ऐसे, लो भाई डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी ले लो, अब यहाँ पे डेल्टा टी आ जाएगा। कहानी वही है, तो आपके पास में सिचुएशन ऐसी आएगी कि ओमेगा बराबर आएगा डी थीटा अपॉन डी टी। नाउ रिलेट दिस, अब इस चीज को रिलेट करिए जो आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है। काइनेमेटिक्स में आपने क्या पढ़ा है, v बराबर डी आर बाई डी टी, पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है। ये कैसे आता था, v एवरेज आपका लिखा जाता था R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, जिसे आप डेल्टा R अपॉन डेल्टा T वेक्टर लगा लो, फिर लिमिट लगा लो। क्या बिल्कुल वैसे ही सारी चीजें यहां पर फिर से बनती हुई नजर आ रही हैं, यस और नो, बिल्कुल सिमिलर वे में चल रहा है।
कुछ भी नया नहीं है यहां पर, इस बात को ध्यान रखेंगे, अदरवाइज आप लोग गलती कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग गलती कर सकते हैं। बिल्कुल सेम, इसलिए रिलेट करवा दिया भैया, जैसे काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ा है, बिल्कुल सब कुछ वही की वही यहां पर है, बस सिंबल बदल गए, बस क्या बदल गए, सिंबल बदल गए। तो सर जी एक बात हमारे दिमाग में आ रही है, इतनी देर से हम पूछना तो चाहते हैं लेकिन पूछें कैसे, तो वो बात ये है कि सर जी हमने जब काइनेमेटिक्स पढ़ा था तो हम लोगों ने वहां पे इक्वेशन पढ़ी है, v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, क्या वो इक्वेशन यहां पर लग जाएंगी? तो मैं पहले से आंसर देके रख रहा हूं कि भैया लग जाएंगी, लेकिन अभी तक देखो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी तक पहुंचे हैं और भी आगे हम लोगों को बढ़ना है, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये जो आपका ओमेगा निकल के आ रहा है, बेसिकली ये आपके पास में आ रही है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या निकल के आ रही है आपके पास में? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकल के आ रही है, जो कि फिर से एक वेक्टर क्वांटिटी, जो कि फिर से क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी भी डायरेक्शन की बात करनी पड़ेगी। अब इसकी भी डायरेक्शन कैसे रहेगी कि भैया डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी इज सेम। जो डायरेक्शन आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की निकल के आती है वही डायरेक्शन आपकी एंगुलर वेलोसिटी की निकल के आती है, इस बात को भी नोट डाउन कर लेना। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल सेम, मतलब आपका पार्टिकल यदि मैंने ये क्लॉकवाइज घुमाया है तो भैया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो आपका ओमेगा भी इसी डायरेक्शन में होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? यदि यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं है तो अगली टर्मिनोलॉजी पर हम लोग फटाफट से जंप कर जाते हैं, क्योंकि अब आप इतने समझदार हो चुके भैया, वही सेम चीज घुमा घुमा के बोली जा रही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सर लग तो रहा है कुछ कुछ चीजें अच्छी सी हैं, कुछ कुछ चीजें डिफिकल्ट सी हैं, पर वही वाली बात है ना, डरना नहीं है बस। यदि डर गए तो थोड़ा सा परेशानी जरूर होगा। और हालांकि देखो अभी तो हम लोगों ने ये जो पहला रिलेशन कर लिया वो ठीक है, मैंने बता दिया कि भैया आर्क लेंथ वगैरह से छोटी छोटी चीजें करवा के, अदरवाइज हमको इसमें रिलेशन में काफी समय लगेगा। इन रिलेशंस को मुझे सिखाना है, मतलब लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन, उनके आपस में, फिर पूरा काइनेमेटिक्स से रिलेट करवाना पड़ेगा और उसके बाद में आप सवाल बना पाओगे। आज का लेक्चर शायद बहुत ही बेसिक हो गया है, कोई बात नहीं, मेरे को थोड़ा सा और स्पीड अप करने की जरूरत है। अब आगे जो वर्ड है वो है एक्सेलरेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो भैया सबसे पहली बात एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, बोलो कैसे लिखा जाएगा, सोचो और बताओ फटाफट से। तो मैंने बोला मान के चलो ऐसा हो जाए कि जो आपका पार्टिकल है चलते चलते स्पीड भी चेंज करे, मतलब यदि मैं बोलूं यहां पर कि किसी समय इस पार्टिकल के लिए जो इस सर्कल पे घूम रहा है, इस सर्कल पे घूम रहा है, मैंने बोला लेट से कि भैया एट टी बराबर t1 एंगुलर वेलोसिटी जो है वो है ओमेगा 1 और t बराबर t2 पर यदि उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है ओमेगा 2, तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन को लिखा जाएगा एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो यहां से हम लोग लिखेंगे एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब कई लोग यहां पर फिर से कंफ्यूज हो गए, सर यहां पे एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख के छोड़ दिया। तो बेसिकली देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं यदि आपके पास में एक्सेलरेशन लिखा होता है तो उसे डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और जब आप एवरेज एक्सेलरेशन लिखते हैं तो भैया आप इसे कई बार ऐसा लिख देते हैं, सीधा सीधा लिख देते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। लिख देते हैं कि नहीं लिख देते हैं? बिल्कुल लिख देते हैं। और कई बार आप उसे प्रॉपर लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो दोनों में से कुछ भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ ये वाली चीज जो है वो मेन डेफिनेशन है। तो बोलो क्या लिखा जाएगा? अच्छा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करेंगे अल्फा से। तो भैया अल्फा एवरेज आएगा कितना? ओमेगा 2 माइनस का ओमेगा 1 अपॉन t2 माइनस का t1। सो इस चीज को आगे यदि मैं बढ़ाता हूं तो मेरे पास में क्या बनेगा? तो हमारे पास में बनेगा अल्फा एवरेज बराबर डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। यदि आप चाहें तो कोई सा भी डेल्टा लगा लीजिए, किसी ने रोका नहीं है।
नहीं तो पता लगा कई लोग बोलेंगे सर जी ये वाला और ये वाले ओमेगा में कोई अंतर है क्या, या ये वाले उसमें कोई नहीं है, स्मॉल डेल्टा है और वो बड़ा डेल्टा है, ठीक है, ये है स्मॉल डेल्टा, वो है बड़ा डेल्टा। ओके, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो क्या नोटेशन का खेल है। अब हो सकता है बुक में एक आध जगह किसी बुक में आपको बड़े से लिखा मिलेगा, किसी बुक में छोटे से लिखा मिलेगा, उससे डरना नहीं है। मैं बोला ठीक है चलो। सो यहां पर यदि मैं ले लेता हूं टेकिंग लिमिट, बोलो लिमिट काहे की लगेंगी, तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 की लिमिट लगा दीजिए, तो आपके पास में आएगा अल्फा वेक्टर बराबर डी ओमेगा बाय डी टी। ये आपके पास में रिलेशन आ गया, ये आपके पास में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। अब मैं यहां पर आपको क्या करता हूं, ये सिंपल सी चीजें मैंने करवा दी हैं, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ एक्स्ट्रा चीज पहले सीख लेते हैं, बाद में उसको डिराइव करते बैठेंगे। पहले बस रिकॉलिंग के लिए मैं फॉर्मूला रिकॉल करवा देता हूं आपको। यदि आपको मालूम होगा तो v वेक्टर बराबर का u वेक्टर प्लस का a वेक्टर इंटू टी, दूसरा क्या था s वेक्टर बराबर u वेक्टर t प्लस का हाफ a वेक्टर t स्क्वायर, और दूसरा v स्क्वायर या v वेक्टर का मॉड का स्क्वायर बराबर u वेक्टर का मॉड का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू a वेक्टर डॉट s वेक्टर, ठीक है। ये रिलेशन आपको मालूम है। अच्छा, यहां पर यदि इस रिलेशन को मैं लिखना चाहूं तो v बराबर का u प्लस ए टी, एक काम करता हूं, इन्हीं रिलेशन को छोटा लिख देता हूं यहां पे। कैसे, ये देखो v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर का u स्क्वायर प्लस का 2as। ये रिलेशन मालूम है आप लोगों को, बिल्कुल मालूम होने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मैं यदि आपसे पूछूं कि आपको ये रिलेशन मालूम है, v बराबर का dr बाय dt और v बराबर dr बाय dt, a बराबर dv बाय dt, या मैं बोलूं a बराबर dv बाय dt, और एक रिलेशन और रह गया a बराबर v dv बाय ds। ये रिलेशन मालूम है कि नहीं मालूम है, बताओ। a बराबर v dv बाई ds, मैं बोल रहा हूं, नहीं भी लिखता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, बताओ क्या ये रिलेशन सारे आते हैं आपको। तो बिल्कुल सिमिलर टाइप के सवाल यहां पर बनते हैं, बस यहां पर क्या हो जाएगा, ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। वेक्टर में लिखना चाहोगे तो बराबर एग्जैक्टली वेक्टर क्वांटिटी लगानी है, s बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब थीटा बराबर ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस का हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, और लास्ट ओमेगा फाइनल का स्क्वायर बराबर ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा थीटा। मतलब जाहिर सी बात है, s को थीटा से, a को अल्फा से, u को ओमेगा इनिशियल से, v को ओमेगा फाइनल से, और t को t से रिप्लेस करने पर ये सारी चीजें बनती हैं। और क्या बना सकते हैं यहां पर, और बना सकते हैं, देखो क्या, ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी, अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी, और एक और चीज बना लीजिए बिल्कुल सिमिलर वे में, अल्फा बराबर ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। बोलो क्या ये सारे सवाल मुझे फिर से करवाने चाहिए क्या, ये क्वेश्चंस क्या मुझे करवाने चाहिए। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट की चाहत रहेगी कि सर प्लीज करवा दीजिए, आपका क्या जा रहा है, एक लेक्चर ही तो जाएगा, लेकिन हम गरीब बच्चों की भावनाओं को समझिए, डोंट टेक इट अदरवाइज। कई बार मैं गरीब वर्ड जो यूज करता हूं उसका ऐसे मत मीनिंग निकाल के चले जाना, नहीं तो पता लगा सर बोलने लग गए कि सर इकोनॉमिकल कंडीशन पे जजमेंट लेते हैं, वैसे लेते, वो ऐसा वर्ड नहीं है, बस मैं जस्ट बोलते ना, कभी कभी बोलते बोलते बोल जाते हैं, ठीक है। अभी हम ऐसा मान सकते हैं भैया अभी नॉलेज की कमी है हमारी, ठीक है, ओके, क्योंकि मैं अमीर वर्ड का यूज तो कभी भी नहीं करता, अमीर वर्ड का तो यूज करता ही नहीं, मैं तो हमेशा वही वर्ड बोलता हूं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, पकड़िए अपनी बातों को, हमारी बातों को, जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जनरल लेक्चर में। लेकिन हो सकता है ना कोई बच्चा कभी पहली बार आया अचानक से और वर्ड को सुने और वो ऑफेंडेड फील करे कि सर ने ऐसे कैसे बोल दिया, ये तो अपमान है हमारा। तो ऐसा नहीं है, इस बात को आप लोग समझते हुए चलिए, ठीक है। बार बार क्लैरिफिकेशन देना जरूरी हो जाता है। वर्ड तो है भैया, कैसे होता है, देखो आपको मालूम है तीर से निकला हुआ कमान कभी कमान से निकला हुआ तीर है ना, कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आ सकता।
बोले गए एक बार शब्द यदि जबान से निकल गया उसको भी वापस नहीं लिया जा सकता, उसका बस एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, वही मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। मुंह से निकल गया। चलो भाई हम लोग बात करते हैं। अब एक बात बताओ, क्या इन सवालों को मुझे करवाना चाहिए? यदि आप लोगों की चाहत है कि मैं करवाऊंगा, मतलब आप चाहते हैं कि इन सवालों को करवाया जाए तो मैं करवाऊंगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इट विल टेक लाइक वन मोर लेक्चर, एक लेक्चर या उसके एक और लेक्चर के बाद में शायद इससे रिलेटेड सवाल हम लोग कर रहे होंगे। लेकिन अभी जो हम लोगों ने सीखा है वो एकदम बेसिक सीखा है, एकदम बेसिक। बस ये है कि मैं खुद से आपको बोलने की कोशिश करूंगा कि यहां पर बेटा इन चीजों को खुद से एक बार समझने की कोशिश करें। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को मैं खत्म कर देता हूं जिसकी यहां पर जरूरत पड़ेगी। वो क्या है मालूम है क्या? यूनिट्स हम लोगों ने किसी की भी चर्चा नहीं करी है। क्या मैंने किसी भी टॉपिक की किसी भी उसकी यूनिट के बारे में बात करी है? बिल्कुल भी बात नहीं करी है। तो यूनिट्स को खत्म कर लेते हैं। पहले देखो क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंगुलर पोजीशन के बारे में। ये देखो एंगुलर पोजीशन, तो भैया यहां पर जो आपकी यूनिट्स आएंगी वो आएंगी रेडियन के अंदर में, ठीक है, रेडियन, या आपके पास में लिखा मिलेगा RAD रेड। दूसरा आपके पास में है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो भैया जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या चीज? आपका डिफरेंस ऑफ एंगुलर पोजीशन। तो भैया इसकी भी यूनिट आएगी रेडियन में, और डिग्री टू रेडियन वगैरह कन्वर्ट करना बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर में और यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर में सीख चुके हैं। इसके बाद में वर्ड आता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या है? ये आएगा रेडियन पर सेकंड के अंदर में। और लास्ट वाला है आपके पास में एंगुलर एक्सेलरेशन। तो भैया एंगुलर एक्सेलरेशन के हम लोग यूज करेंगे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बोलो क्या ये चीजें समझ में आ गई आपको? ये चीजें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं? फटाफट से बोलो। तो कई लोग बोलेंगे सर जी थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। अब इसमें डिफिकल्ट लगने लायक वैसे कोई चीज है नहीं। कोई डिफिकल्ट है क्या? बोलो फटाफट से। नहीं है। अच्छा और कुछ रह गया है क्या हमारा? एक और पॉइंट रह गया है। बोलो कौन सा पॉइंट रहा है? कई आप में से किसको पता लगा है? सर एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रह गई है। यस आई नो दैट एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रह गई है। और वो क्यों रह गई है? तो मैं अचानक से रिलेशन पे पहुंच गया, इसके कारण रह गई है। ठीक है, तो इसके लिए जगह है यहाँ पर, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सर आज क्या कर रहे हैं आप? टॉपिक को इधर उधर क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल इधर उधर नहीं है। आपको ऐसा लग सकता है। बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे इट इज अ कलेक्शन। आज का जो लेक्चर है ना वो बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को कलेक्ट किया जा रहा है, और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो काइनेमेटिक्स से रिलेट करवाई जा रही हैं। तो इसलिए आज का लेक्चर ऐसा है। अभी तो मैं आपको बताऊंगा और भी आगे चल के एग्जाम्पल कराऊंगा, तब और आपको बहुत सारी चीजें रिलेट करवाऊंगा। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में जो वेक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको आप रिकॉल कर लेना कि जहां पर भी मैंने एक्सेलरेशन पढ़ाया होगा वहां पर मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग ओनली मैग्नीट्यूड, बाय चेंजिंग ओनली डायरेक्शन एंड बाय चेंजिंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उस वाले टॉपिक को, उस वाले लेक्चर को वापस से आप लोग देख के रखेंगे, ठीक है, और टॉपिक आपकी नोटबुक में अवेलेबल होगा तो उसे एक बार देख के रखेंगे कि उससे रिलेटेड कुछ चीजें यहां पर आएंगी। ठीक है, यस और नो? मैं बोला ठीक है, चलो करते हैं भाई। अब हमारे पास यहां पर बात हो रही है किसकी? एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की। अब देखो मैंने क्या माना कि हमारा यहां पर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है। यदि आपका पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो भैया डेल्टा थीटा की जो डायरेक्शन है वो आएगी पॉइंट, और ओमेगा की जो डायरेक्शन आएगी वो भी आएगी पॉइंट। यस और नो? देख लो बाहर की तरफ। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। अब मान के चलो यहां पर ऐसा हो जाए कि ओमेगा जो है वो इंक्रीज हो जाए, मतलब आपका पार्टिकल की जो स्पीड है वो इंक्रीज होने लग जाए। यदि पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो उस केस में भैया इसकी जो डायरेक्शन होगी तो ओमेगा की डायरेक्शन और अल्फा की डायरेक्शन सेम आ जाएगी। लेकिन यदि ओमेगा आपका डिक्रीज हो जाए, मतलब आपका पार्टिकल स्लो हो रहा होगा, तो भैया ओमेगा की डायरेक्शन, या मैं बोलूं सॉरी मैंने अल्फा लिखना चाहिए था, अल्फा की जो डायरेक्शन होगी माइनस टाइम्स ओमेगा होगी। ये बात समझिए, इसको लिखना अपने वर्ड्स में। मतलब क्या है, देखो यदि मैं यहां पर ये सब चीजें कर चुका हूं, ये डायरेक्शन फिक्स कर दी, मैंने बोला यदि ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो अल्फा की डायरेक्शन आएगी ऐसे, और यदि ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो अल्फा की डायरेक्शन आएगी ऐसे। अब समझ में आ गया? देखो यदि पार्टिकल अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है तो ओमेगा और अल्फा डेल्टा थीटा सब कुछ इसी डायरेक्शन में, लेकिन यदि पार्टिकल घूम तो ऐसे ही रहा है लेकिन स्पीड कम हो रही है तो अल्फा की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बाहर ही रहेगी।
वर्ड को समझिए, मैं जो वर्ड को बोल रहा हूं वर्ड को पकड़िए। देखो डेल्टा थीटा ओमेगा की डायरेक्शन मैंने पहले सिखा दी राइट हैंड रूल से। अब सवाल उठ रहा था लास्ट में बस और बस अल्फा की डायरेक्शन का। तो मैं क्या बोल रहा हूं, बात को पकड़ पा रहे हैं क्या कि भैया देखो ये आपका ठीक है, ये आपका ठीक है, ये आपका ठीक है, वो कहानी सब कुछ ठीक है। हमारा पार्टिकल यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा, तो भैया डेल्टा थीटा की डायरेक्शन आएगी डॉट, ओमेगा की भी डायरेक्शन आएगी डॉट। यहां तक की कोई कहानी में परेशानी? अच्छा, अब यहां से आगे मैं क्या बोल रहा हूं कि भैया यदि आपका ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो अल्फा की डायरेक्शन आएगी डॉट, बात समझ में आ गई, और यदि ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो अल्फा की डायरेक्शन आएगी क्रॉस। ये तो हो गई एंटी क्लॉकवाइज की कहानी। लेकिन यदि मैंने माना कि आपका पार्टिकल क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब ऐसे घूम जाता है, देखो ये ऐसे घूम रहा है ऐसे क्लॉकवाइज, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि डेल्टा थीटा की डायरेक्शन, अब जरा देखिए डेल्टा थीटा, तो अब देखिए डेल्टा थीटा आ गया अंदर की तरफ, मतलब डेल्टा थीटा की डायरेक्शन आ गई क्रॉस। ये सवाल बन सकते हैं बेसिकली। और ओमेगा की डायरेक्शन आएगी क्रॉस, क्योंकि मैंने आपको बताया डेल्टा थीटा और ओमेगा की डायरेक्शन सेम होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम ही होती है, यस और नो। और अब यदि ऐसा हो जाए कि ओमेगा यदि इंक्रीज हो जाए, अब सोचिए ओमेगा इंक्रीज हो जाए तो भैया जी आपका अल्फा की डायरेक्शन आएगी क्रॉस, लेकिन यदि ओमेगा डिक्रीज हो जाए तो अल्फा की डायरेक्शन अब हो जाएगी डॉट। क्लियर हो गए? ये 5-6 सवाल करवा दिए मैंने यहां पे। मैं ऑप्शन देता फिर सवाल पूछता तो रादर देन आपका ये ऐसे हो चुका है। ठीक है, श्योर है? अब आप काम क्या करना है, इसको यहां पर पॉज कीजिए, वापस से 5 मिनट पीछे जाइए, 5 या 7 मिनट जो भी होगा, यहां से फिर से शुरुआत कीजिए। मैंने माना एंटी क्लॉकवाइज पार्टिकल चला तो डेल्टा थीटा की डायरेक्शन, ओमेगा की डायरेक्शन, अल्फा की डायरेक्शन, ये सब निकालिए अपने मन से, एक बार रिवाइज हो जाएगा। एक बार क्या हो जाएगा आपका, रिवाइज हो जाएगा और आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, श्योर है? ओके, एक और छोटा सा कलेक्टिव पॉइंट मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि यहां पर देखिए एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो यूनिट है मैंने लिखी हुई है क्या, रेडियन पर सेकेंड। और कई बार क्या होता है ना, हम लोगों के पास में ना ऐसे बोला जाता है अ पार्टिकल इज मूविंग और द पार्टिकल हैज द स्पीड 500 आरपीएम, 500 आरपीएम या 600 आरपीएम। तो उस केस में हम लोगों को ओमेगा कैसे निकालना है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बेसिकली देखो ओमेगा का मतलब है आपका रेडियन पर सेकेंड, यस और नो? बिल्कुल सही बात है। मान के चलो यदि आपका एक पार्टिकल ऐसे सर्कल पे घूम रहा है, ठीक है, तो वो यहां से शुरू होगा और यहां तक पहुंचेगा, तो इसका मतलब क्या बनेगा, इसका मतलब क्या बनेगा जरा सोचिए। इसका मतलब ये बनेगा कि एक चक्कर या एक रिवॉल्यूशन का मतलब है 2 पाई, एक रिवॉल्यूशन का मतलब है 2 पाई। यदि मैंने n चक्कर लगा लिए तो मेरे पास में आएगा 2 पाई n रेडियन। ये बात समझ में आई क्या? सोचिए, n रिवॉल्यूशन का मतलब 2 पाई n रेडियन, एक रिवॉल्यूशन का मतलब 2 पाई रेडियन, तो n रिवॉल्यूशन का मतलब 2 पाई n रेडियन, एक चक्कर का मतलब 2 पाई रेडियन, तो n चक्कर का मतलब 2 पाई n रेडियन। अब हमारे पास में ऐसे करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा बढ़ावा देते हैं। एक रिवॉल्यूशन मैंने मान के चलो 1 सेकंड में लगा लिया, तो मेरे पास में आ जाएगा 2 पाई रेडियन पर सेकंड आ गया क्या? सोचिए, मैंने वो ये तो मैंने सिखाया ना आपको कि भैया देखो एक पूरा चक्कर का मतलब आप 2 पाई घूम लिए, तो एक रिवॉल्यूशन का मतलब 2 पाई रेडियन हो गया। लेकिन यदि आपने n चक्कर लगा लिए होंगे तो n रिवॉल्यूशन का मतलब 2 पाई n रेडियन आ जाएगा। तो मैंने अब डिवाइड बाय सेकंड कर दिया, तो 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड का मतलब 2 पाई रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन यदि यही कहानी में n रिवॉल्यूशन पर सेकंड के लिए बात करता हूं तो यह आएगा 2 पाई n रेडियन पर सेकंड। लेकिन सर जी अभी तो मेरी बात पूरी हुई नहीं, अभी भी नहीं हुई है। आरपीएम था, रोटेशन पर मिनट था, सोचिए, यस और नो? यस और नो? तो बस मैं इसी को और थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं। देखो मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, लेकिन आपको यहां पर क्लियर आ जाएगा। वो कैसे है बेटा, देखो कि एक रिवॉल्यूशन का मतलब था 2 पाई रेडियन, यस और नो? मैंने बोला एक रिवॉल्यूशन पर मिनट है, तो भैया ये क्या 2 पाई रेडियन पर मिनट ही होगा, यस और नो? सही बात है।
मैंने बोला n रिवॉल्यूशन पर मिनट यदि आ जाएगा तो ये कितना आएगा 2 पाई n रिवॉल्यूशन पर, सॉरी, रेडियन पर मिनट आ जाएगा। यस और नो? फटाफट से देखिए। अब मैं यहां पर क्या बोलता हूं कि इस रिवॉल्यूशन पर मिनट को, ये जो रिवॉल्यूशन पर मिनट है, रिवॉल्यूशन पर मिनट है, इसे बोला जाता है आरपीएम। इसे क्या बोला जाता है? आरपीएम बोला जाता है, रोटेशन पर मिनट या रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि एन आरपीएम बराबर 2 पाई एन रेडियन पर मिनट। यस और नो? मैं बोला सही बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भैया जी 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड होता है? और दूसरी बात, रेडियन के नीचे मिनट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसे सेकंड में ही होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि एन आरपीएम बराबर 2 पाई एन रेडियन अपॉन 60 सेकेंड। यस और नो? न्यूमेरिकल डेटा को अलग निकाल लीजिए। मैं बहुत डिटेल में करवा रहा हूं ये चीज, ये कभी नहीं करवाते हम लोग। तो सर अब क्यों करवा रहे हो? हम लोगों ने सालों के अनुभव से सीखा है कि बच्चे को इसी में सबसे ज्यादा परेशानी होती है, याद ही नहीं होता है कहां पे क्या लिखना है और कहां से आया। यदि कई बार हम लोग बोल देते हैं सीधा सीधा याद रख लो बेटा 2 पाई एन बाई 60 है, तो भी परेशानी होती है। तो हम लोग लिखेंगे अभी देखो एन आरपीएम बराबर 2 पाई एन बाय 60 रेडियन पर सेकेंड। यस और नो? अब बोले इस पे मैं मुंह जबानी कुछ सवाल करवा दूं। यदि मैंने आपसे बोला है कि भैया 600 आरपीएम है, तो ये क्या है? ये एक तरह की एंगुलर वेलोसिटी हो गई कि नहीं हो गई? बोलो फटाफट से। तो आप इस, सॉरी आरएमएस कैसे हो गया ये, सॉरी मैंने बोला 600 आरपीएम है, तो इसे कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे? तो आपने लिख दिया 2 पाई इंटू 600 अपॉन 60, काटो पीटो सॉल्व करो, 0 से 0 10, 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। आ गया क्या? बोलो फटाफट से यस और नो? समझदारी वाली बात हो गई है क्या? यस और नो? बस, तो ये मैंने बता भी दिया एग्जाम्पल। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो आज बहुत सारा डेटा हम लोगों ने यहां पर कलेक्ट किया है, उस डेटा को आगे चलाएंगे हम लोग, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको एक बार प्रैक्टिस की जरूरत है। रिकॉलिंग को देखो, अब मैं यहां पर रिकॉलिंग नहीं करवाऊंगा क्योंकि उसका रीजन ये है मैंने ऑलरेडी सब कुछ रिकॉल करवाते करवाते ही करवाया है, ठीक है? सो आज का वैसे भी सेशन का ड्यूरेशन तो समाप्त हो ही चुका है, तो बेटा हम लोगों को आज यहां पर रुकना पड़ेगा। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए